नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बोझ। मैं थका हारा बेमन सा जो ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं कुछ समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है, इसलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुँह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उनसे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले ही मुझे तौलिया ला कर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चद्दर तान कर सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और न ही मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की, और ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हैं। एक पैसे की दवा नहीं नसीब हुई है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर ला कर देने तक की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाई अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर करूँ मैं क्या। ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन व दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में केवल धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में भी मैं क्या करूं अब। मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोल कर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ देखा और मानो वह कह रही हो कि अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आते और गुर्दे गिरवी रखने की नौबत आ गई। अब ऐसे में पिताजी एक्स मात आए हुए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजर चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजर चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। मीनाक्षी ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की बात न कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला कर उनके पास बैठा दिया, खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते देख ही रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूरी किसी आर्थिक समस्या की आस लेकर आए होंगे। ऐसे में हम ही याद आते हैं, बड़े वाले भाई साहब को तो कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे पास आ जाते हैं। वैसे तो ये सब मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उस घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम न के बराबर ही था। एक तरह मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी, और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में असमर्थ नहीं था। अतः मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके मैं कल तुम्हारी दवाई लेकर आऊँगा और बच्चों की ज़रूरत का सारा सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी के का मान रखो। उनके सामने घर में क्लेश करने का मतलब उनकी मर्यादा के खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग कर या खुद को गिरवी रख के। ये मेरा काम है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकदम मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों तेज हो गई। कहीं पिताजी कोई मांग न लेकर कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर पर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की अभी गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी कि पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत ही कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते। ये तुम्हारी बचपन की आदत है। इसलिए माँ ने जोर देकर, मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। मैं अकेला बैठा था कि पापा कहने ही वाले थे कि मैंने एक नज़र मीनाक्षी को देखा तो किचन की चौखट पकड़े पापा की ऑर्डर किए हुए खड़ी थी कि आगे पापा क्या बोलने वाले हैं। वह जानने के लिए उत्सुक हो गई। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ खाया ही नहीं था कि खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए, और मैं अब पापा ने मुझे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरे ओर बढ़ा दी। ये देखकर
अवाक और सकते में आ गया। सब एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निस्बत ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मीनाक्षी को इशारा करते हुए कहा, बहू को और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई और वो बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अब अंतर इतना होता है कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनाक्षी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रही थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।